दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। आप सब 69th बीपीएससी की तैयारी में लग चुके होंगे और जैसा कि 30 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है तो इसका मतलब कि एक साल पहले का करंट अफेयर उसमें पूछेगा। हम लोग करंट अफेयर को धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि एग्ज़ाम के टाइम में तो सारा कुछ पढ़ लेता है, आदमी मैगज़ीन पढ़ लेता है, लेकिन एग्ज़ाम में जाके वो डिलीवर नहीं कर पाता अच्छे से। कारण यही होता है कि अगर आप थोड़े थोड़े पहले से करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं तो अचानक से एग्ज़ाम वाले मंथ में जब एक साल का करंट अफेयर पढ़ते हैं तो फिर आपको मुश्किल होता है। तो हमारा प्रयास होगा कि हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहें हमेशा, कि जब एग्ज़ाम टाइम में जब ईयरली मैगज़ीन आप पढ़ें तो वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाए। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो भी सोर्स हो, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। ज़्यादा प्रेशर करंट अफेयर पे नहीं डालना है, लेकिन इग्नोर भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा साथ में करते रहिए। हम भी थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाते रहेंगे तो दोनों मिलके एक अच्छी रणनीति होगी और साथ में एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम दो चार टॉपिक देखेंगे। कुनो नेशनल पार्क, एक दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने पहले बताया था वीडियो में, लेकिन आज कुछ नए एक दो पॉइंट हम ऐड करेंगे और इससे एक हम बताएंगे कि एक फैक्ट डाल के इस क्वेश्चन को कितना ट्रिकी बनाया जा सकता है। ठीक है, कुनो नेशनल पार्क हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे समेद शिखर के बारे में, ये चर्चा में क्यों रहा है और क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आपके हिस्ट्री से यह रिलेटेड है। तीसरा हम देखेंगे AK-203 राइफल, यह भारत में बन रहा है, यह कहाँ पे बन रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। उसके बाद INS वागीर का हम जिक्र करेंगे और लास्ट उसके बाद हम देखेंगे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जो मनाया गया था, उसके बारे में कुछ दो चार फैक्ट है। और लास्ट में हम देखेंगे पॉपुलेशन ऑफ चाइना, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी और पीटी के लिए भी। तो इन 5-6 टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखेंगे कुनो नेशनल पार्क। सबसे पहले तो ज़रूरी जानना यह है कि है कहाँ पे। यह मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क। अब यह चर्चा में क्यों रहा है, आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि नामीबिया से यहाँ पे 8 चीतों को लाया गया, 8 चीता लाया गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने कुछ दिन बाद पढ़ा होगा कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से 12 चीता लाया गया है। ठीक है, आपने ये दोनों न्यूज़ पढ़ा होगा। अब देखिए, ये तो फैक्ट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन साउथ अफ्रीका से भारत का एक एग्रीमेंट हुआ है, टोटल 120 चीता का। ठीक है, और साउथ अफ्रीका का जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, पर्यावरण विभाग है, वो कहता है कि हम 10 साल तक हर साल 12 चीते भारत को भेजेंगे। मतलब 12 गुने 10 अगर करेंगे तो हमारा 120 हो जाएगा, है ना। तो साउथ अफ्रीका से भारत को टोटल 120 चीता का एग्रीमेंट हुआ है, हर साल 12 करके आएगा, 10 साल में 120 हो जाएगा। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाना हो तो सिंपल, एक पहले बता देते हैं सिंपल कैसे बनेगा। सिंपल पूछ दिया जाएगा अभी भारत ने कौन से देश के साथ चीता लाया है, वो हो जाएगा नामीबिया या साउथ अफ्रीका। अगर यहीं पूछ दे कि भारत ने साउथ अफ्रीका के साथ 5 साल का एग्रीमेंट किया है, तो ऑप्शन 5 साल नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन होगा 10 साल। ठीक है, और देखिए, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा ना, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे, और जो लोग वन लाइनर फैक्ट पढ़ता है वहाँ पे ये लोग थोड़ा सा आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो हम अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ठीक से पढ़ें कि कोई भी क्वेश्चन अगर इसे पूछा जाए तो हम बना पाएँ। एक और फैक्ट इसमें इम्पोर्टेंट है कि भारत में चीता नहीं है, तो कब ये हमको पता चला, हमारे देश को कब पता चला कि नहीं है, मतलब विलुप्त हो गया है, भारत में चीते विलुप्त हो गए हैं, ये कब पता चला, तो कह सकते हैं 1952 में हमको पता चल गया था कि हमारे देश में चीते की संख्या जो है विलुप्त हो गई है। उसके बाद से हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन और देशों के साथ एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अभी जो करंट का एग्रीमेंट है यही है, तो सवाल यहीं से आएगा। और ये पूछा जा सकता है कि भारत में चीते विलुप्त कब हुए, तो 1952 ईयर आप याद रखेंगे, बाकी इससे ज़्यादा और इससे सवाल नहीं बन सकता है। ठीक है, यही एक स्टेटमेंट ये दे देगा, एक स्टेटमेंट ईयर वाला उठा के दे देगा, और एक स्टेटमेंट यहाँ से देगा, तीनों स्टेटमेंट दे देगा,
और 1 2 3 में आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन ट्रिकी बनता है, फैक्ट वही है, थोड़ा सा उसको बदल दिया गया। अब हम देख लेते हैं सम्मेद शिखर जी कहाँ पे है। सम्मेद शिखर जी की बात करें तो यह झारखंड में है। झारखंड का जगह कौन सा है? झारखंड का जगह है गिरिडीह, गिरिडीह जिला में है। ठीक है, गिरिडीह जिला में अगर हम स्पेसिफिक बात करें वो है पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी पे है। अब सम्मेद शिखर जी इंपॉर्टेंट क्यों है, किस धर्म से संबंधित है, आगे बताएंगे। अभी रिसेंट का मुद्दा क्या है, यह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और जैन धर्म आप पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे 24 तीर्थंकर का जिक्र होता है। 24 तीर्थंकर जो थे, माना जाता है कि उसमें से 20 जो तीर्थंकर हैं उनको मोक्ष यहीं पे हुआ है। अब समझिए कि 24 तीर्थंकर हैं टोटल और 20 लोगों को यहीं पे मोक्ष मिलता है, तो कितना इंपॉर्टेंट यह हो जाता है उस धर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो 24 में से 20 लोगों को निर्वाण यहाँ पे मिलता है, मतलब ज्ञान यहीं पे मिलता है। इसलिए सम्मेद शिखर जी बहुत पूजनीय जगह है उन लोगों के लिए, एक मतलब एक सम्मानित जगह है। अब अभी क्या हुआ है हाल ही में कि अभी केंद्र सरकार ने किया कि इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया। अब टूरिस्ट प्लेस इसको घोषित कर दिया तो इससे क्या होगा, यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ पे लोग जाएंगे। जब लोग जाएंगे, कहीं पे भी टूरिज्म बनता है तो वहाँ पे क्या होगा, होटल होगा, ढाबा होगा, वहाँ सड़क बनेगा, वहाँ पॉपुलेशन होगा, लोग होंगे। और जब ज़्यादा लोग कहीं भी जाते हैं आते हैं तो उस चीज़ की, इनका मानना है, जो जैन लोग हैं इनका मानना है कि यहाँ पे आप टूरिस्ट प्लेस बना देते हैं तो उसकी पवित्रता ख़त्म करेंगे। देखिए जैन लोग जो होते हैं बहुत शांति प्रिय लोग हैं। ये लोग इतने शांति प्रिय हैं लोग कि खेती नहीं करते हैं, खेती करने के विरोध हैं जैन धर्म के लोग। वो कहते हैं कि आप हल चलाइएगा तो हल खेत के मतलब ज़मीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाएंगे, इतने अहिंसा पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये पवित्रता और अहिंसा की बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि आप टूरिस्ट प्लेस उसको बनाते हैं तो होटल ढाबा का वहाँ पे विकास होगा, नए नए लोग वहाँ पे आएंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगा वहाँ पे, तो हमारी पवित्रता जो इतनी बढ़िया जगह सम्मेद शिखर जो हमारा पवित्रता का एक स्मारक है, चिन्ह है, उसकी पवित्रता भंग होगी, आप इसको हटा दीजिए। तो सरकार नहीं सुनी पहले, ये लोग बहुत मतलब अपना विरोध प्रदर्शन किए। इसी में एक जैन मुनि थे, उनका नाम था सुग्गेय, जैन मुनि थे, मुनि सुग्गेय सागर। सुग्गेय सागर एक जैन मुनि है और इन्होंने आमरण अनशन किया और आमरण अनशन से इनके क्या हुआ, 3 जनवरी 2022 को इनकी मृत्यु हो गई। अब जब इनकी मृत्यु हो गई सरकार डर गई। कोई भी आंदोलन में, धरना प्रदर्शन में अगर जो लीड कर रहा हो उसकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार डर जाती है। ठीक है, अब सरकार डर के सीधे जो अपना नोटिफिकेशन था कि हम पर्यटन स्थल बनाएंगे, टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे, वापस ले लिया। ठीक है, इसीलिए यह चर्चा में रहा है। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे सम्मेद शिखर। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसका लोकेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, या कहाँ से रिलेटेड है, जैन बौद्ध, कुछ भी आप 2-3 ऑप्शन दे देगा तो आप कंफ्यूज मत होंगे। ठीक है, सुग्गेय सागर के बारे में भी आ सकता है, ये भी याद रखें। बाकी डेट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट की याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक आप याद रखेंगे AK-203 राइफल। आपने पढ़ा होगा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया से क्या होगा कि हम भारत में अपना प्रोडक्ट बनाएंगे और उसी को इस्तेमाल करेंगे और दुनिया में उसको बेचेंगे, है ना, इंडिया का नाम रोशन करेंगे। इसी के तहत अमेठी में, अमेठी इन द सेंस यूपी में, ये एक राइफल बन रहा है, AK-203 राइफल। किस देश के सहयोग से बन रहा है, रूस के सहयोग से बन रहा है। ठीक है, तो आपसे 2-3 प्रश्न इससे बन सकता है। AK-203 क्या है, ऑप्शन दे देगा, क्या है, राइफल है, सबमरीन है, कुछ भी 2-4 ऑप्शन दे देगा तो आप याद रखेंगे। कहाँ पे बन रहा है, अमेठी में बन रहा है, जिनको यूपी देना उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस देश के सहयोग से बन रहा है, यह रूस के सहयोग से बन रहा है। ये मेक इन इंडिया के तहत यह बनाया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और सेना जो है हमारी सक्षम होगी, सशक्त होगी और आत्मनिर्भर होगी। इसका मतलब यही है। ठीक है, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है।
आईएनएस वागीर देख लेते हैं। आईएनएस वागीर देखिए, ये भी सेना को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए है। हमने एक लॉन्च किया था प्रोग्राम प्रोजेक्ट 75। इस प्रोजेक्ट 75 में हमने कहा था कि हम 6 सबमरीन बनाएंगे, पनडुब्बी या सबमरीन जो कहिए, हम 6 सबमरीन बनाएंगे। इसमें पहला सबमरीन हमारा कौन था? कलवरी। पहला सबमरीन था कलवरी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अभी लास्ट में देखेंगे, अभी 5वां सबमरीन इसका आया है न्यूज़ में। और देखिए, जो भी सबमरीन जिस साल आता है उस साल उस एग्ज़ाम में उसको पूछा जाता है। कलवरी पे यूपीएससी कई बार यूपीएससी भी सवाल पूछा है, ठीक है। तो अभी जो 5th सबमरीन, इसमें टोटल था हमारा एग्रीमेंट 6 का, हमने 5वां सबमरीन ही बनाया है, उसका नाम है आईएनएस वागीर, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी 5वां सबमरीन लॉन्च हुआ है, उसका क्या नाम है? आईएनएस वागीर। तो यह किस देश के साथ हम बना रहे हैं? हमारे पास टेक्नोलॉजी में थोड़ी कमी थी, तो हमने फ्रांस के साथ सहयोग किया। फ्रांस के साथ हम राफेल का डील किए थे, तो हमने साथ में सबमरीन का भी प्रोजेक्ट 75 की तरह डील कर लिया कि भाई तुम हमें असिस्ट करो, हमें मदद करो, हम पनडुब्बी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से 2-3 प्रश्न बन सकता है। एक तो पूछेगा कि किस प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है आपका आईएनएस वागीर प्रोजेक्ट 75? पहला कौन था? कलवरी, इंपॉर्टेंट है। अभी 5वां कौन है? आईएनएस वागीर है। किस देश के साथ ये बन रहा है? फ्रांस के साथ बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, 17वां मनाया गया है पीबीडी कन्वेंशन, प्रवासी भारतीय दिवस। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी इसी दिन साउथ अफ्रीका से भारत आए थे और भारत आके आंदोलन छेड़ते हैं और आज़ादी की जंग में अपना सर्वोत्तम योगदान देते हैं, वगैरह वगैरह। तो सारी चीज़ें सबको पता है। कब से मनाते हैं? 2003 में पहली बार इसको मनाया गया। उसके बाद हम अभी 17वां मना रहे, मतलब 17 टाइम्स मना रहे हैं। ये प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन कहाँ पे मनाया गया? इंदौर में मनाया गया, ठीक है। अब इंदौर में इसको मनाया गया तो इसका कुछ थीम होगा। देखिए, बीपीएससी थीम पे सवाल पूछ रहा है, तो हम भी थीम को थोड़ा सा याद कर लेंगे। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। विश्वसनीय भागीदार, ठीक है। ये हमारा थीम था प्रवासी भारतीय दिवस का। हमने पहले वीडियो में इसको बड़ा डिटेल में कवर किया था, फिर भी एक फैक्ट हमको नया मिला तो मैंने सोचा कि इसको ऐड कर दूं। अभी एक बार आप देखेंगे 65th या 6 में पूछा था, मतलब कितने एनआरआई भारत के, कितने लोग बाहर हैं, किस कंट्री में बाहर है, इस टाइप से कुछ सवाल आया था। तो हम देखेंगे कि भारत के जो टोटल लोग बाहर हैं, टोटल 210 कंट्री में हैं। मतलब दुनिया के 210 कंट्री में भारत के लोग आपको मिल जाएंगे। इनकी टोटल जनसंख्या की बात करें 3,20,00,000, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रवासी भारतीय दिवस में हम कोशिश करते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए भारत की तरफ, भारत आए और भारत आके अपना मतलब यहीं पे कुछ उद्यम लगाए, कुछ उद्योग करे, कुछ भी करे, भारत में आए, कुछ अच्छा करेगा तो जीडीपी अपने देश की बढ़ेगी। अगर कोई अमेरिका में रह के, चाइना में रह के कुछ काम कर रहा है भारत का लोग, तो उससे हमको ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं मिलेगा। हालांकि फ़ॉरेन करेंसी मिलता है, वो भी फ़ायदा है, लेकिन अगर यहाँ पे आके करें तो भी फ़ायदा। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करें, ठीक है। क्योंकि बाहर से जो भी लोग आएंगे उनके पास 2 चीज़ होता है, एक तो उनके पास स्किल होगा, दूसरा उनके पास पैसा होगा। तो बैठेंगे नहीं, कहीं ना कहीं तो उद्यम करेंगे अपना, है ना। तो इसीलिए हम अट्रैक्ट करते हैं कि आइए हमारे इकोनॉमी को थोड़ा सा धक्का दीजिए, अच्छा रहेगा। धक्का दीजिए इन द सेंस, पॉजिटिव सेंस में, मतलब उसको बढ़ाइए, है ना। धक्का इन नेगेटिव सेंस मत समझिएगा। अब देखिए, ये जो हुआ था इंदौर में, इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? इसमें गुयाना के जो राष्ट्रपति थे, गुयाना के राष्ट्रपति थे, इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। यही इसके चीफ गेस्ट थे। अब पॉपुलेशन ऑफ चाइना की हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं। यह
टॉपिक मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पॉपुलेशन ऑफ चाइना की हम बात इस सेंस में करेंगे कि 2022 का जो रिपोर्ट आया था, 2022 का रिपोर्ट आया है 2023 में चाइना में, उसमें कहा गया कि जो चाइना का पॉपुलेशन है डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन इन द सेंस ये होता है कि 2021 में अगर चाइना का पॉपुलेशन 100 था तो 2022 में चाइना का पॉपुलेशन 99 हो गया या 98 हो गया या बिलो 100 हो गया, तो उसको हम डिक्लाइन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉपुलेशन का इससे मतलब क्या होगा हम थोड़ा समझाएंगे। पॉपुलेशन का आप देखेंगे 0 से लेके लगभग 80 साल तक एक आदमी जिएगा। 0 से 16 साल तक का जो उम्र होता है ये क्या होते हैं, अल्पवयस्क होते हैं, बच्चे होते हैं, चाइल्ड में इनको काउंट किया जाएगा। 16 से 64 साल तक का एज होता है, यह एडल्ट होते हैं, यह यंग पॉपुलेशन है और यही जो होता है जीडीपी को बढ़ाता है। ठीक है, 64 से 80 तक का जो होता है यह ओल्ड होते हैं। ओल्ड लोग क्या करेंगे, जीडीपी को बहुत कम मात्रा में बढ़ावा देते हैं, हम बताएंगे कैसे। अब देखिए 2-3 फैक्ट यहाँ पे देख लीजिए। किसी भी देश को अच्छा रखने के लिए, मतलब जीडीपी को अगर अच्छा रखना है तो माना जाता है कि जो यंग पॉपुलेशन है ना ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 16 से 64 साल तक का जो लोग है वह ज़्यादा हो चाइल्ड से और ओल्ड लोगों से। क्योंकि चाइल्ड तो डिपेंडेंट है और यहाँ जो ओल्ड है ये भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। अपने ये नौकरी चाकरी अपना छोड़ दिए हैं, नौकरी छोड़ दी है, तब क्या करेंगे, जीडीपी में अपना योगदान एक कम करेंगे। लेकिन अब ये बच्चे इनसे कुछ डिमांड कर ही नहीं सकते हैं, कहाँ से नौकरी करेंगे, तो पढ़ेंगे लिखेंगे तब तो करेंगे। तो ये दोनों जो एज ग्रुप होता है ये डिपेंडेंट होता है, और जो 16 से 64 साल का एज ग्रुप होता है यही जो वर्किंग पॉपुलेशन है इसी को कहते हैं यंग जनरेशन। आपने देखा होगा कि मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं भारत की जो जनसंख्या है यूथ है, मतलब कि हमारे पास जो 16 से 64 साल तक के लोग हैं ये ज़्यादा हैं, चाइल्ड और ओल्ड लोग कम हैं, यूथ जनसंख्या हमारे पास ज़्यादा है। यूथ जनसंख्या ज़्यादा है तो यूथ क्या करेगा, जीडीपी को बढ़ावा देता है। अब कैसे बढ़ावा देगा, ये नौकरी करेगा तो सरकार को टैक्स देगा, इसको घूमने के लिए कहीं ऑफिस जाने के लिए इसको बाइक चाहिए, इसको कार चाहिए, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, होटल में जाएगा, कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा, जो भी काम करेगा सरकार को टैक्स देगा और हर तरीके से कहीं ना कहीं यह जीडीपी को बढ़ावा देता है। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, इनको दूध पिला दीजिए, खाना खिला दीजिए, खिलौना से खेलेंगे, अपना मस्त रहेंगे, इनको थोड़े कहीं बाहर जाना है, ये थोड़े गाड़ी की डिमांड करेंगे, थोड़े कहेंगे हमको आईफोन चाहिए, है ना। ओल्ड लोग थोड़े कहेंगे हमको आईफोन चाहिए। जितना चीज़ आप देखते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़, डिमांड जो भी है सारा इसी यंग लोगों को चाहिए, और यही लोग भारत में डिमांड, भारत में क्या कहीं भी किसी भी इकोनॉमी का डिमांड जो है यही यंग लोग बढ़ाता है और इसी पे बेस्ड होती है इकोनॉमी। अगर यंग पॉपुलेशन कम हो गया तब समझिए कि उस देश में ये दिक्कत होती है, और चाइना में यही हो गया है। चाइना में जो 16 से 64 साल का जो एज ग्रुप है वो कम हो गया है और चाइल्ड और ओल्ड लोग जो हैं वो बढ़ गए हैं ज़्यादा, मतलब डिपेंडेंट ग्रुप ज़्यादा हो गया है और कमाने वाला लोग कम हो गया है। कमाने वाला कम है, खाने वाला ज़्यादा है। अब देखिए इसका असर क्या पड़ेगा, अभी हुआ क्यों, पहले ये देख लीजिए इसका असर तो हम देख लिए क्या असर पड़ेगा, अब हुआ क्यों है। आपने देखा होगा कि चाइना में एक आया था वन चाइल्ड पॉलिसी में क्या हुआ कि आपको एक ही बच्चा पैदा करना है। देखिए इकोनॉमी में कहा जाता है कि आप 2.1 बच्चा अगर पैदा करता है हर वैवाहिक जोड़ा, हर अगर कपल 2.1 बच्चा पैदा करता है तो इकोनॉमी सस्टेनेबल रहती है। अब हमारे दो आपने सुना होगा, यहाँ पे 2.1 है। 2.1 का इन द सेंस है कि बच्चा तो 2 होगा ना तो 3 होगा, 2.1 कैसे हो सकता है। 2.1 का मतलब है कि बहुत बच्चा तो मर भी तो जाता है। तो अगर लार्ज स्केल पर हम देखें, मतलब 140 करोड़ 130 करोड़ के सेंस में अगर 0.1% बच्चा मर भी गया तो हमारा 2 का रेशियो हम 2 हमारे 2 जस्टिफाई रहेगा। इसलिए 2.1 इसको आइडियल कंडीशन माना जाता है। चाइना में क्या हुआ, चाइना इसको कर दिया कि वन चाइल्ड पॉलिसी। अब 2.1 को 1 कर दिया, बहुत कम कर दिया। 35 साल तक यह चला है चाइना में,
35 साल तक चला, तो इसके बाद क्या हुआ, बच्चे ही कम पैदा हुए 35 साल तक, तब बच्चे जब पैदा कम हो गए वहीं तो जाकर यूथ बनेंगे। तो हुआ क्या कि पहले तो 2-3 बच्चे पैदा होते थे, तो पहले के तो ओल्ड लोग ज़्यादा हो गए, बच्चे कम हो गए। अब बच्चे जो बड़ा हुए तो यूथ भी कम हो गया, ठीक है, इसीलिए ओल्ड एज ज़्यादा हो गया, यूथ कम हो गया। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा। दूसरा बात है कि कुछ फैक्ट यहाँ से देख लेते हैं। 2016 में चाइना को यह बात पता चल गया कि हमने जो पॉलिसी लाया था वो अच्छी नहीं थी, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे ख़राब पड़ा। तो 2016 में चाइना कहता है कि चलो भाई अब 2 चाइल्ड पॉलिसी करो। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी किस ईयर में अडॉप्ट किया, ठीक है। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने अडॉप्ट किया 2016 में। लेकिन आपने तो कह दिया ना कि 2 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करो। किसी भी पॉलिसी को लोगों को अडॉप्ट करने में 5 से 10 साल लगता है उस सिचुएशन में पहुंचने में, और उसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं 20 से 25 साल बाद दिखेगा, ठीक है। अब चाइना का इकोनॉमी लगा कि भाई अब भी नहीं सही हो रही है, अभी वर्किंग पॉपुलेशन हमारा कम है, डिपेंडेंट लोग ज़्यादा हैं। तो घबरा के फिर चाइना 2021 में एक और पॉलिसी लाया। अब बोला कि भाई 3 चाइल्ड पॉलिसी करो, 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया, ठीक है। मतलब अब आप 3 बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि देखिए जनसंख्या 140 करोड़ है, 150 करोड़ है, 160 करोड़ है, ये मायने नहीं रखता है। जनसंख्या में यूथ कितना है, बच्चे कितने हैं और ओल्ड लोग कितने हैं, ये इम्पोर्टेंट रखता है ना। सेक्स रेशियो कितना है ये इम्पोर्टेंट रखता है। मतलब कहने का मतलब है कि हर कैटेगरी के लोग इम्पोर्टेंट रखते हैं, टोटल जनसंख्या कोई मायने नहीं रखता है। भारत में भी कुछ लोग कहता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जनसंख्या नीति लाइए। भाई ये सब कोई मतलब नहीं है। भारत की जनसंख्या 2045 तक ऑलरेडी कंट्रोल हो जाएगी। तो आप जो भी पॉपुलेशन पॉलिसी लाते हैं, ये सब तरह तरह का जो जुमलेबाजी करते हैं, ये सब कोई मतलब नहीं है, बेकार का फिजूल चीज़ है। देख लीजिए यहाँ पे चाइना ने हड़बड़ी में लाया, क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका, ठीक है। और भारत का पॉपुलेशन 2045 तक सेचुरेट हो रहा है, ठीक है। अब एक फैक्ट ये भी आप याद रखेंगे कि यह जो चाइना में जो जनसंख्या डिक्लाइन हुआ है, ये कब हुआ है, 2022 में हुआ है। 2022 का रिपोर्ट 23 में है, मतलब 22 में हुआ है। इसके पहले कब हुआ था, इसके पहले एक बार हुआ था 1961 में, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या पहली बार भारत में चाइना में हुआ है ये डिक्लाइन? नहीं, 1961 में एक बार हुआ था, उसके बाद हुआ है 2022 में, बस इतना ही है। हाँ, अब 1961 में हुआ था, इसका कारण क्या था, एक वहाँ पे पॉलिसी चली थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड। आपसे ये भी पूछा जा सकता है GLP पॉलिसी किस देश से रिलेटेड है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1961 में चला था। इसमें क्या था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड में इस समय कहा गया कि उसमें जो राष्ट्रपति थे उनके माओ त्से तुंग, वही इस पॉलिसी को लाते हैं। और माओ त्से तुंग कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया उस समय देश में। जब इंडस्ट्री पे फोकस किया गया और साथ में एग्रीकल्चर पे उसमें ध्यान थोड़ा सरकार का कम पड़ा, और इस कारण देखते हैं वहाँ पे सूखा पड़ा, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा, ड्रॉट पड़ा। और जब सूखा पड़ा तो हम 1 साल में देखते हैं चाइना में 3 करोड़ लोग मर गए। किसी भी देश का 3 करोड़ लोग 1 साल में मर जाए तो समझिए जनसंख्या डिक्लाइन ही तो जाएगा। 3 करोड़ तो लोग पैदा भी नहीं होता है ना। तो ये स्थिति था। इसी के कारण 1961 में GLP आया था, और उस समय GLP का इम्पैक्ट ये पड़ा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। उसी टाइम में ड्रॉट आया, और ड्रॉट से 3 करोड़ लोग भारत के चाइना के 3 करोड़ लोग एक ही साल में करंट ईयर में मर गए। तो वहाँ पे डिक्लाइन हो गया जनसंख्या। और दूसरा जो ईयर हम कह सकते हैं 2022 में डिक्लाइन हुआ है। डेटा वगैरह कितना घटा है बढ़ा ये नहीं पूछेगा, आपसे ईयर पूछेगा। तो 5-6 टॉपिक जो था आज हो गया, फिर हम दूसरे वीडियो में लाएंगे कुछ और टॉपिक और पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।